हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम नए क्वेश्चन के साथ आए हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में, फिजिक्स में, क्लास 10th का। तो देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन लिख के रखे ताकि टाइम कम लगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। अवतल दर्पण, आखिर अवतल दर्पण क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में अवतल दर्पण ये सब वगैरह वगैरह पढ़ना है। अवतल उत्तल दर्पण, फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह इसके वक्रता केंद्र की तरफ, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब वह परावर्तक सतह जिसका, मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये एक लेंस है, मान लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये एक दर्पण है, ठीक है। और जिसका परावर्तक सतह बाहर से कलर किया हुआ रहता है, देख सकते हैं हम लिखे हैं, इसका बाहरी भाग रज्जित होता है। मतलब रज्जित मतलब होता है वही पेंट करना, पेंट करा हुआ, इसी को कहते हैं हम अवतल दर्पण। तो इसका जिसका बाहरी सतह कलर किया हुआ होता है, सिंपल भाषा में समझिएगा, जिसका बाहरी सतह कलर किया होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण लिख दिए यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। और आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं। फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसके उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है दोस्तों। तो इसको भी समझते हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप लोग। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो इसका भी आंसर लिख के रखें। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उसके वक्रता केंद्र की विपरीत हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण, देखिए दोस्तों, वह दर्पण यहाँ पे होता है, वो इसके वक्रता केंद्र इधर विपरीत हो तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। एक मिनट, देखिए दोस्तों, ये है कोई दर्पन, और इसका अंदर से भाग जब कलर कर देते हैं इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो ये भी समझ लीजिए दोस्तों। और इसको सिंपल भाषा में भी लिखे हैं, इसका आंतरिक भाग रज्जित रहता है। रज्जित मतलब वही पेंट किया हुआ ना, पेंट। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका उपयोग को देखते हैं अब हम। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो मोटर कार, बस आदि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो कि जैसे मान लेते हैं बाइक, मोटर कार, जो साइड मिरर में मिरर लगा हुआ रहता है ना, तो वो मतलब छोटी सी आंतरिक, मतलब जैसे बहुत बड़ा चीज़ है उसको छोटा में एकत्रित कर लेता है। जैसे कि कोई भी इतना बड़ा चीज़ है, इसको छोटा में भी दिखा सकता है, इतना पूरा केंद्रित करके। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों या बस, उसमें देख सकते हैं। जैसे कि वो मिरर बहुत छोटा होता है, बट उसका आंतरिक मतलब पीछे वाला जो थी एकत्रित करता है ना, वो बहुत छोटा में बहुत बड़ा को एकत्रित केंद्रित कर लेता है, मतलब एक पे। तो उसी को कहते हैं मोटर कार, बस आदि वाहनों को साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका ये भट्टी वगैरह में, जैसे कि सूर्य से खाना बनाना होता है, सूर्य की रोशनी से, तो उसमें भी करते हैं इसका उपयोग। जैसे कि सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे कर देता है, तो उससे खाना भी बनाया जाता है, वगैरह वगैरह होता है। तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। हेलो दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन लिख दिए हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो पहले हम बताए थे उत्तल दर्पण का उपयोग, अब अवतल दर्पण के उपयोग को बताते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला नंबर जो है, हजामत या दाढ़ी बनाने के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग दाढ़ी वाड़ी बनाते होंगे तो देखते होंगे मिरर बड़ा वाला, तो वो अवतल दर्पण का होता है, तो उसी का प्रयोग करते हैं। और टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। जैसे टॉर्च मारते हैं तो छोटा सा में फैलते चला जाता है, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। तो वही टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट, जैसे कि छोटा सा में फिर फोकस उसका बहुत दूर जाता है, जैसे कि ऐसे बस उसका जस्ट उल्टा होता है, ये छोटा सा से निकल के फैल जाता है दोस्तों, ऐसे बहुत बड़ा फैल जाता है ऐसे, तो इसी को कहते हैं अवतल दर्पण। और फिर देखिए अगला हमारा है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मीय
ऊर्जा से अधिक ऊष्मा प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो और अगला क्वेश्चन हमारा है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी को परिभाषित करें। तो इसका भी हम आंसर लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। किसी गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से उसके ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप लोग दिखाते हैं आप लोग को फिगर के साथ, जैसे कि ऐसे कोई अवतल दर्पण है और यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पी, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं और यहाँ एफ। तो इसको बताते हैं दोस्तों, देखो फोकस बिंदु से उसके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरह, जो बाहर से कलर किया हुआ रहता है और इधर से वक्रता के, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव, और इसके बीच में जो कोण होता है इसी को कहते हैं फोकस। सी और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के कोण को फोकस बिंदु या दूरी कहते हैं। इसी को कहते हैं फोकस। तो यही है फोकस दूरी, किसे कहते हैं परिभाषित करें तो इसी को कहते हैं फोकस। जैसे कि कोई किरण आ रहा है, यहाँ टकराया फिर फोकस से लौट गया, ऐसा करके होता है। तो इसी को कहते हैं फोकस दूरी। बीच में होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के कोण को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसी को बता रहे थे। और देखिए वक्रता केंद्र की त्रिज्या आधी होती है, दर्पण के फोकस दूरी की आधी होती है। तो F बराबर R/2, F बराबर R/2। आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं, F बराबर R/2 दिख रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई H = वस्तु की। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो हम बताते हैं आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई H', इसको बोलते हैं H', ऊपर में रहता दिया हुआ H' बोलते हैं। और वस्तु की ऊंचाई H, वस्तु की ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं, H के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग समझे दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। फिर से बता दो दोस्तों, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, बताइए आप लोग। अब आवर्धन से आप क्या समझते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हम फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र m = H'/H। तो आप लोग को पता है m से डिनोट करते हैं आवर्धन को, H' से डिनोट करते हैं वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और H से डिनोट करते हैं वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे हिंदी में हम भी लिख दिए हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो देखिए आवर्धन = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन कुछ दिया होगा, जैसे आवर्धन = निकालना होगा। तो जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है 10 या m निकालना है और वस्तु की ऊंचाई दिया है 5, तो m बराबर निकल जाएगा 10, तब कितना बन जाएगा 2, m = 2 निकल गया दोस्तों। तो इसी तरह निकालना है आपको। और यहाँ पे मैं जहाँ दे के लिख दिया हूँ H' बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, H बराबर वस्तु की ऊंचाई, m से डिनोट करते हैं आवर्धन को। तो देखिए दोस्तों हमें एक न्यूमेरिकल दे दिए हैं उसी फॉर्मूला पे, अभी जो बताएं जस्ट उसी फॉर्मूला पे। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर एवं आवर्धन हमारा 5 है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप लोग निकाल के देखिए दोस्तों, हम अभी फॉर्मूला बताएं, आप लोग निकाल ही सकते हैं इतना, तो निकालिए। अगर नहीं निकलेगा तो हम बताते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए हैं। अब पहले इसका नोट कीजिए कि हमको क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एवं आवर्धन, आवर्धन दिया हुआ है हमारा 5। और निकालना क्या दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए
वस्तु की ऊंचाई निकालना है, लिखिए वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू व्हाट। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को फॉर्मूला बताए थे इसको ज्ञात करने का, तो सिंपल है। तो लिखिए, पहले इसको लिखिए, आवर्धन इक्वल टू लिखाए थे, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और हमारा अब बटे यहाँ वस्तु की ऊंचाई, इसको एच से डिनोट करते हैं, एच लिख देते हैं, और वस्तु की ऊंचाई आवर्धन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 लिख देते हैं दोस्तों। तो फिर इधर मिटाते हैं दोस्तों, आगे ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट मैं उतार देता हूँ, पहले 5 इक्वल टू कितना? 30 सेंटीमीटर इक्वल टू एच बाय एच। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जैक्ट है, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी करके 5h इक्वल टू 30, h इक्वल टू हो गया 30/5, तो एक कट गया 6h बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई निकल गया दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में।